1814th episode of Nagpur's most happening Facebook live शो का नाम राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स presenting राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक, नागपुर's बेस्ट बुटीक फॉर विमेन। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप पहनावा बुटीक जरूर जाइए, बिकॉज Navratri is just around the corner and you'll get the best of clothing. Also Stylux, अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, नए किचन बनाना चाहते हैं, नए वार्डरोब बनाना चाहते हैं, तो सुहास पटेल इज द गाय। कंपनी का नाम है स्टाइलक्स, ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। लिव फिट विद पूजा शेलके, नागपुर का हॉस्पिटल, ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल, एंड कांट फॉरगेट टू थैंक who gives you an opportunity to live above the ordinary, अंजनी एक्सोटिका मिहान, क्योंकि हम घर बनाते हैं। मेरी आज की मेहमान जो हैं वो पिछले 50+ ईयर्स से नागपुर शहर में रह रही हैं। उनका जन्म नागपुर में नहीं हुआ, हैदराबाद में हुआ, लेकिन उनका वो पली बड़ी नागपुर में है। विवाह हुआ, उसके बाद फिर कुछ सालों के लिए नागपुर से दूर हुई, 2-3 साल के लिए, लेकिन फिर वापस नागपुर आकर अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत कर रही हैं। सोशल वर्क से बहुत तगड़े लेवल पे जुड़ी हैं, ज़मीनी तौर पे जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं ये मानती हैं कि लोग प्रॉब्लम लेकर आए, वो सलूशन उनके पास रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो ये कहते हैं कि जब लोग परेशानी लेकर आते हैं मैं उनके सलूशन के लिए भिड़ जाती हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत सीनियर समाज सेविका हैं और अपना काम बड़े मन लगा कर करती हैं, लोगों के लिए साथ खड़े रहने का काम करती हैं। प्लीज स्वागत करें हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम मिसेस मोना जाना मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। नमस्कार मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया मैम, सबसे पहले तो ये कि जब आपका पूरा परवरिश जो है आपकी वो नागपुर में हुई है, तब के नागपुर में और अब के नागपुर में क्या फर्क है मैम? ड्रास्टिक चेंज है। हम 89 में मेरी शादी हुई, उसके पहले हमारी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ हुई है। तो नागपुर बहुत छोटा सा शहर, बहुत प्यारा सा शहर, शांत सा शहर था। और उसके बाद मैं जब 93 में वापस आई तो उसकी जो है वो काया जो पलटना शुरू हो चुकी थी। तो हम लोग ओल्ड नागपुर में, मेरा ससुराल मैका ओल्ड नागपुर में था, इतवारी में ससुराल था और मेडिकल कॉलेज में मेरा मैका था। तो तब मैं नागपुर पहुंची तो मैं इस तरफ आई, एयरपोर्ट के तरफ, तो जहाँ त्रिमूर्ति नगर, यहाँ तब बिल्कुल नई एरिया डेवलप हो रही थी। तो हमने यहीं पे फ्लैट लिया, MIDC के पास जॉब था हस्बैंड का, तो MIDC, तो हम लोग थोड़ा त्रिमूर्ति नगर शिफ्ट हुए। काफी चेंजेस हैं, काफी, और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। तो मैम आपका नागपुर ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, अभी ऑब्वियसली इस वक्त के साथ तो हमको बदलना ही है सब। जी मैम, आप की अगर पूरी की पूरी जीवनी देखें तो मैम उसमें आपने पढ़ना जो आर्टिस्टिक पढ़ाई जो है वो इसीलिए नहीं करी क्योंकि आपको ऐसा लगा कि परिवार को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, और आपने अपना वक्त जो है वो परिवार को दिया। चुनने का मौका आया तो अपने परिवार को चुना, आपने खुद की इच्छाएं और खुद के सपनों को नहीं। मैम, ये कितना डिफिकल्ट होता है एक महिला के लिए, एक लड़की के लिए, एक गृहिणी के लिए, कि इस किस्म का डिसीजन लेना जब आपको पता है कि आप चाहें तो कुछ कर सकती थी? जी बिल्कुल। मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही मैं वकील बनना चाहती थी। मैं बचपन में मैं खेलती भी थी, तो कोर्ट, किसी का शर्ट पहन लिया तो कोर्ट में जिस तरह से प्रोसीडिंग्स होती थी माय लॉर्ड तो इस तरह से मुझे लगता था कि मैंने पढ़ना है। और मैंने 11-12 भी मैंने कॉमर्स ही इसीलिए लिया, मेरा वही ध्येय था कि मैंने LLB करना है। लेकिन और सौभाग्य से ऐसा हुआ कि हमारी जब 12th की बैच थी, उसी वक्त
5 इयर्स का जो LLB है वो भी इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो मुझे बहुत बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे साथ हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई। मेरे पापा की अचानक से मतलब बैठे बैठे वो हार्ट अटैक से चले गए। तो मैं घर में बड़ी थी और अगले 5 साल मुझे किस तरह से मैं पढ़ पाऊंगी या कैसे सपोर्ट होगा। मेरा भाई छोटा था, मम्मी भी सफिशिएंट थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है ना, मैं मतलब ग्रेजुएशन कर लूं। मैंने BCom किया और मैं काफ़ी ट्यूशन्स पढ़ाती थी तब। तो मेरी फिर फाइनल ईयर होते होते मेरी अचानक शादी तय हो गई जी। रिश्ता आया, बहुत अच्छा रिश्ता था। तो घर के लोगों को भी लगा कि नहीं अभी मतलब हो जाना। मैम अब 30-35 साल, कितने 40 साल शादी के? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए, अभी होंगे। हाँ, तो 35 साल की शादी के बाद तो मैम आप ये बोलेंगी ना कि उस समय जब रिश्ता आया था तब अच्छा आया था? जी, एक्चुअली केमिकल इंजीनियर थे राजेश, और बहुत अच्छा परिवार मिला था। तो हम मतलब ना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने मन ही मन सोचा कि शादी के बाद मैं जरूर ये मेरा सपना पूरा करूंगी। फिर मैं यहाँ से पांडुना गई। पांडुना में भी वहाँ पे मुझे टीचिंग की ऑफर्स आई। तो मैंने, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी, तो वहाँ पे जो पास पड़ोस के जो भी जानकार थे, उनका कहना था कि अरे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम के टीचर्स पढ़ाने के लिए नहीं मिलते हैं, तो आप थोड़ा कर सकोगी तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने 3-4 महीने किया भी। फिर मुझे वक्त के साथ में थोड़ा सा मुझे भी मतलब लगा कि नहीं, मैं अभी एडमिशन ले लेती हूँ। तो मैंने एडमिशन लिया LLB के लिए नागपुर में, लेकिन मैं वो कर नहीं पाई। लेकिन मैंने साथ में जो MCom का लिया था, मैंने वो MCom कंप्लीट कर लिया। इतने इस बात का मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैंने जिस कारण से LLB छोड़ा था वो था कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस को स्टैंड करना। जी। तो और फिर आप अपने हस्बैंड के साथ जुड़ी? जी, हमें मुझे मेरा बिल्कुल भी इंजीनियरिंग का से मेरा कोई दूर नाता नहीं था, पर मुझे जिस तरह से वो गाइड करते, जिस तरह से मैं जितना संभाल सकती थी उतना मैंने घर से ही हमने किया। 3 साल तक हमने हमारा जो बिजनेस है वो घर से ही किया। उसके बाद फिर हमने हमारा ऑफिस खोला। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्री हुई और फिर मैंने अपना आर्ट की तरफ थोड़ा सा मैंने ख्याल दिया कि मेरे अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कुछ करूँ। मैम जब आर्ट की बात आती है तो इसमें मैम बहुत सारा वक्त ये प्रोफेशन डिमांड करता है। मैम क्या उस समय तक घर के जो हालात हैं वो थोड़े से बदल चुके थे? बच्चे जो हैं क्या वो सेल्फ सस्टेनेबल की एक ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया था उन्होंने जब आपने आर्ट की तरफ अपनी रुचि बताई? मैंने फर्स्टली बताती हूँ कि मैं फुल टाइम आर्ट पहले शुरू नहीं किया। पहले मेरा जो क्रिएशन था वो मैं खुद के लिए करती थी सिर्फ। तो मुझे तब घर संभालने के लिए भी, साथ में सर के साथ ऑफिस में भी, और मैं इस तरह से सारा बैलेंस करके कर रही थी। घर में भी कभी कभी, क्योंकि हमारी सासू माँ थी वो मतलब मूविंग थी, तो वो भी कुछ टाइम के लिए हमारे पास रहते थे। तो मुझे सब कुछ बैलेंस करना होता था। तो मैं वो बैलेंस करके करती थी, क्योंकि मेरी बेटी उनका बच्चे ग्रोइंग थे तब उनका स्विमिंग, उनके जो भी बच्चों के एक्टिविटीज थे, कोई बच्चे कराटे जा रहे, कोई म्यूजिक के लिए जा रहा, कोई डांस के लिए जा रहा, तो इन सब में तब टाइम मतलब उनको पहुंचाना, लेकर आना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो इसलिए मैंने मेरा जो आर्ट था वो मैंने खुद के लिए ही ये करके रखा कि नहीं, मैं तो मेरा पहनावा देखकर, मेरा बना हुआ देखकर सब लोग पूछते थे कि आप ये कहाँ से लाते हो, कैसे करते हो, आपका थोड़ा अलग होता है। तो फिर मैंने कभी कभी शेयर किया किसी से कि मैं खुद करती हूँ। तो फिर इस तरह से मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे ऑर्डर करना शुरू किया जी। फिर मैंने ये काम बड़े तौर पे लेना शुरू किया। मेरे हस्बैंड की बहुत साथ रही है, क्योंकि वो हम ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते हैं, तो उनके टूर्स रहते हैं, तो उनकी हेल्प हो जाती है मुझे कि कहीं से मुझे कुछ मंगवाना है तो मुझे वहीं जो स्टेट की चीज़ है वहाँ से आ जाती है। और मेरा बेसिक जो सिल्क है, जो मेरा जो बेसिक पोत है, वो मेरा बंगाल से ही आता है। तो वो बिल्कुल मतलब लूम्स है, हैंडलूम्स है, सब लेडीज काम करती है। एक टाइम ऐसा था कि ये एबॉलिश हो रहा था जी। बंगाल की एक बहुत नामी साड़ी है
जैसे महाराष्ट्र की पैठणी है उस तरह से बंगाल की स्वर्णचरी है। स्वर्णचरी और बालूचरी, ये बालूचरी और स्वर्णचरी दे आर वेरी कॉस्टली साड़ीज, बहुत बहुत यूनिक साड़ीज होती है। बट इसका ये ऐसा था कि ये अगर हम लेते हैं तो साल में एक बार या 2 साल में एक बार इस तरह से हम पहनते हैं। और आज के जमाने में तो ऐसे हो गया कि एक साड़ी को हम लोग क्योंकि सेल्फी लेके, क्योंकि हम अभी व्हाट्सएप और इसमें डाल देते हैं तो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो एक इशू हो जाता है। वो अभी की बात है, लेकिन मैं काम शुरू करी 20 साल पहले, तब ये इश्यूज नहीं थे। बट तब का इश्यूज था कि मॉनेटरी, क्योंकि तब के जमाने में 4,500 से 5,000 की बालूचरी आया करती थी, तो वो सबके पास नहीं पहुंच पाती थी। क्योंकि एक मिडिल क्लास के फैमिली के लिए तो वो सोचना भी बहुत वो डिफिकल्ट था। तो और वहां जाके जब हमने देखा, हमारे रिलेटिव्स के घर में ही लूम्स थे कि वो लोग मोस्टली वो लूम्स को बंद कर रहे हैं और बच्चे बाहर जा रहे दूसरे काम करने के लिए। तो धीरे धीरे अगर ऐसे चलते रहा तो वो एबोलिश हो जाता था। तो और लोगों ने, वहाँ के लोकल जो कुछ लायंस क्लब के लोग थे, उन्होंने मिलकर फिर साथ में मेरे जैसे और 2-3 लेडीज हम लोग जुड़े। तो हमने उनसे बोला कि आप लोग सिर्फ अपना ये प्लेन पोत बुनवाइए, प्लेन सिल्क बुनवाइए। हम लोग उसको लेकर आए ना अपने अपने जगह पे, अपने हिसाब से उनको फिर हमने डिजाइनिंग करना शुरू किया। तो मेरे जो डिजाइनिंग होते हैं वो यूनिक इसलिए होते हैं कि मैं रिपीट नहीं करती, क्योंकि आजकल सबको कस्टमाइज चाहिए है। और मैंने जो एक पहना है वो और कोई नहीं पहने, ये एक चीज सबने, ये सबसे अच्छी बात है। ये तो ये एक मेंटेन रखा हुआ था मैंने। तो इसी के चलते पहले प्लेन पुत पे काम शुरू हुआ, उसके बाद फिर डिजाइनिंग हमने उनको सिखाते गए। 3-4 साल के बाद हमने उनको पोचमपल्ली जो वीविंग है वो, उसके बाद फिर डिफरेंट वीविंग्स और डाइंग जो है, पहले वो लोग अपने हिसाब से डाइंग करते थे। फिर उनको बताया गया कि किस तरह से हम लोग 3-4 प्रकार में अलग डाइंग करेंगे और डाइंग करने के बाद धागे को तब बुनेंगे। वो लोग पहले टेक्नोलॉजी थी कि पहले बुन लेते थे क्रीम कलर के धागे को और उसके बाद उसको डाई करते थे, तो वो उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी कम आती थी। फिर हमने उस तरह से उनको समझाया कि आप लोग पहले धागे को कर लीजिए, उसके बाद। तो इस तरह से ये होता गया। अभी वो लोग बहुत इफिशिएंट है और इतने सारे फैमिलीज बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उनकी उन्नति देख के हमको बहुत खुशी होती है। मैम, जब इस किस्म का काम आप करते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक आर्ट थीम को या कल्चर को आप इतने दूर से एक ऐसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ की एक अलग मानसिकता है, जैसे आपने कहा पैठनी एक मराठी ट्रेडिशनल साड़ी है, और ये भी सही है कि खरीदने वाले जो हैं वो भी मैक्सिमम महाराष्ट्रियन है या फिर हिंदी साइडर भी जो हैं जो स्टेट का कल्चर अपना रहे हैं। तो कितना इनिशियल डेज में कितना डिफिकल्ट गया जो जो आर्टिस्ट जो आर्ट की साड़ियाँ आप बेचना चाहती थी, इनिशियल डेज में डिफिकल्ट गया होगा? हाँ, एक्चुअली क्या है कि क्रिएटिविटी ऐसी थी कि हमने पहले से जो शुरुआत की, हमने पहले कुछ अपने कम रेंज में सिल्क बहुत अच्छा रहा। हमने प्रिंटिंग थोड़े से मतलब मिडिल इसके रखे, अफोर्डेबल जो रखे, जिससे कि लोग उसको ले सके। और उसके बाद बनाना हमने बंद किया। हमने पहले ऑर्डर लेना शुरू किया, तो वहां हमको तकलीफ नहीं हुई कि हमको पता रहता है कि पता हुआ जे हमारे क्लाइंट को क्या चाहिए है, और हमने उसी पर काम किया। तो उनको भी हमने वाजिब दाम में देना शुरू किया और इससे हमारे क्लाइंट बढ़ते गए। मैम, एक ऐसा दौर हमने देखा है, अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मैं जब छोटा था मैम, मैं अपनी मदर में भी वही चीज़ देखता था कि मेरी मदर कैसे सब्जी वाले से फ्री में धनिया पत्ती ले लेती थी, कैसे कोई भी प्रोडक्ट की भावता वो करती थी, और उसके बाद वो बड़ी खुश होती थी कि कितने कम पैसों में उन्होंने ये चीज़ ले ली, है ना। तो मेरी पत्नी भी मैं आज मैं देखता हूँ कई बार कि वो भावता बहुत अच्छे से करती है। तो मैम, क्या महिलाओं के साथ भी ऐसे ही करती हैं भावताओं और ये सब? बिल्कुल करती है, लेकिन और एक महिला होते हुए आपको कितना अच्छा और कितना खराब लगता है?
सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि मैं बेसिकली, मुझे आप पूछोगे तो मैं भावताव नहीं करती। वेरी गुड मैम, आई एम प्राउड ऑफ यू मैम। मैं भावताव नहीं करती, और बेसिकली सब्जी वाला या जो दिवाली पे जो दिया लेके बैठते हैं, मैं जहाँ तक देखी हूँ मैं, लोग इनके साथ जो स्ट्रीट पर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा भावताव करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं कह सकती हूँ कि मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो मेरे साथ हुआ है कि भावताव, क्योंकि कस्टमर के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, सब तरह से, क्योंकि मेरे पास देखिए डॉक्टर से लेके, कॉलेज के प्रोफेसर से लेकर, तो हाउस वाइफ से लेके, मैं हाउस वाइफ नहीं बोलूंगी, मैं होम मेकर्स बोलूंगी, क्योंकि वो दे आर ऑल्सो उतने ही बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम भी वो भूमिका लेके ही दूसरा हमारा जो है करते हैं। तो ये जो जब साड़ियां जब चल रही थी, तो मतलब हमारा जो प्रिंटिंग का था, फिर हम लोगों ने उसके साथ में देखा कि जो हैंड वर्क्स है, ये इसके लिए ऊपर भी हमने ख्याल देना शुरू किया, कि जब देखा कि लोग अफोर्ड करना चाहते हैं, तो फिर हमने उसमें भी हैंड एम्ब्रॉयडरी जी 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 ठीक जी, तो उसमें भी मतलब हमने हमने उसमें भी मतलब सोचना शुरू किया कि किस तरह से हम और किसी को काम भी दे सके, सिर्फ हमारा ही काम ना चले। तो वैसे हमको लड़कियां भी, मतलब लेडीज भी मिली, लड़कियां भी मिली, जिन लोगों ने हैंडवर्क का काम किया हुआ था, हैंड पेंटिंग का काम किया हुआ था, फिर हमने उनको भी काम देना शुरू किया। तो इसलिए वो एक बहुत खुशी थी कि हम लोग 3-4 साल बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट भी देना शुरू कर दिया था। मैम, ये जब एम्प्लॉय आपने करना शुरू किया, लड़कियों को, महिलाओं को जॉब्स मिलना शुरू हुआ, मैम कितना आपको अच्छा लगा? क्योंकि मैम कई बार खुद के लिए तो लोग एवेन्यूज बना लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए एवेन्यूज बनाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जब लोग उसमें अच्छा काम करना शुरू करें, अर्न करना शुरू करें, तो एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन, एक खुशी होती है। इन द मेन टाइम जब मैं ग्रोइंग थी, मेरा वेंचर का नाम है मेकओवर। मेकओवर का वेंचर ऐसा है कि सिर्फ मैं मेरी नई साड़ियां बनवा के लोगों को दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। सभी महिलाओं के पास कबर्ड में एक कॉर्नर ऐसा होता है जिसमें उनकी बहुत कॉस्टली साड़ियां, बहुत प्रेम से किसी से मिली हुई, जो किसी की निशानियां होती या महंगी है या वेट ज्यादा है, लेकिन वो साड़ियां एक कॉर्नर पे हमेशा रहती है, जो हम लेडीज हर साल उसको निकाल के धूप दिखाते हैं, बट कभी दिल से अलग नहीं कर सकते, उसको वापस वहीं पे रख देते हैं। क्योंकि वो कभी हमारी चाची ने दी होती है, कभी हमारे हस्बैंड ने फर्स्ट दिवाली या दशहरे में दी होती है, तो हम लोग मेमोरीज रहती है उसमें। वो पति से ज्यादा जरूरी साड़ियां होती है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो मुझे, मेरे पास खुद के पास थी, तो मेरी मम्मी भी बहुत आर्टिस्टिक थी। तो मेरे घर में मैंने देखा हुआ था कि कुशन कवर्स हमने कभी खरीदे नहीं थे, वो हमेशा इसी तरह से कुछ नए पुराने सब मिलके वो अपने हाथ से सब बनाया करती थी। तो मैंने वही टेक्निक अप्लाई किया साड़ियों पर, किसी के बॉर्डर्स काट के दूसरे साड़ी में लगवा के दिए। जो साड़ियां प्लेन है उसमें थोड़ा सा टेक्निक यूज करके, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है, ब्रशिंग है, ये सब करके उसका काया पलट कर दिया। जो नए बॉर्डर, नए साड़ी, नया ब्लाउज के साथ में, तो वो मुझे खुद को पहनना अच्छा लगा, और मुझे पहन के देखकर लोगों ने भी फिर उसके ऊपर मुझे ऑर्डर देना शुरू किया। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड है। मैंने 104 साल पुरानी, आज से मतलब आज की तारीख में आप बोलोगे 110 साल पुरानी पैठनी 9 यार्ड्स वाली फुल सिल्वर और गोल्ड जरी की थी, राइट। तो उसकी मतलब जब मेरे पास आई थी साड़ी, तो वो साड़ी हाथ में नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि वो पूरी सड़ चुकी थी। लेकिन वो प्रेशियस उनका बॉर्डर और वो था, जो पल्ला मैंने उनको दे दिया कि दे विल सेल आउट, क्योंकि वो ज्वेलर की दुकान में ही जा सकती थी, इतना वो प्रेशियस था। और जो बाकी वो बॉर्डर था, उसको मैंने मेरे सिल पे पूरा बनवा के उनको दिया। तो वो एक मेरा बहुत ही क्रिएटिव काम उनको भी पसंद आया। उसके बाद से मुझे कॉलेज के और डॉक्टर्स लोगों के, इंजीनियर्स लोगों के, ऐसे मेरे जो ज्यादा वर्किंग है और मूविंग है,
वो उनके काम मुझे ज्यादा आने लगे। और मूविंग इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा सिल्क बहुत हल्का है, बहुत हल्का मतलब फ्लोइंग है, जो मतलब आप इजीली यूज कर मतलब इजीली पहन के हम लोग मूव कर सकते हैं। अगर हम सुबह जा रहे हैं सेम डे, हमको कोई ना आउट ऑफ, आजकल तो फ्लाइंग का टाइम आ गया है, मॉर्निंग में अगर बैंगलोर जा रहे हैं शाम को हम वापस लौट के आ रहे हैं, अगर आपने वो पूरा 12 आवर्स मेरी अगर साड़ी पहनी है मेरी क्लाइंट ने, तो वो आप शाम को अगर वापस आ रही तो आपको कहीं क्रीज नहीं दिखेगी, और वो इतना अच्छा उसको संभाल सकती है, फ्री रह सकती है, ये मतलब इसकी एश्योरेंस मुझे रहती है। मैम एक तरफ बड़े स्टोर्स का खुल जाना, दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ जाना मैम, और स्पेशली महिलाओं के पास तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर वो जाती हैं, स्क्रॉल करती रहती हैं, कुछ भी पसंद आता है तो ले लेती हैं। मैम इस युग में ये आर्ट को सिल्क को के ऊपर में उतारना और उसे बेचना कितना चैलेंजिंग है? सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि बेचना ये वर्ड ही नहीं है मेरे इसमें, कहीं मुझे आपको मेरा कहीं पे भी मेरा एडवर्टाइज नहीं मिलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे मैम? ये एक्चुअली क्रिएशन ही बोलेंगे हम, ये आर्ट का रिकॉग्निशन एक्चुअली है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है। एक बहुत अच्छा ग्रुप था मेरा, बाई गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, वो फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स, मेरे घर के मेरी कजन्स, क्योंकि सबको पता था कि अगर अपनी कोई पुरानी साड़ियां मुझे देनी है तो वो और किसी के भी हाथ से भिजवा देते हैं कि हमको देखना नहीं है, अगर तू बना देगी तो वो अच्छी बनेगी। जी तो ये कॉन्फिडेंस था, तो मुझे वो लेवल भी मेंटेन करना था। बहुत सारा मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ जो आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में ये सब चीजें आपको कोई समझा के नहीं बताएगा कि आपकी ये साड़ी का मैं क्या कर सकती हूँ, तो उतना फर्क नहीं पड़ा मुझे। और जैसे जैसे मैं सेटल होती गई तो बच्चे बड़े हुए, मेरे दोनों भी बच्चे बड़े हो गए। 12 के बाद उन्होंने नागपुर से बाहर पढ़ाई की, तो मुझे काफी टाइम मिलता था। तो इन द मीन टाइम मैं 2000 से लायन से जुड़ी, नागपुर लायंस क्लब से जुड़ी। मैंने वहाँ पे क्लब लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मैंने काफी अपने पोस्ट लिए हैं, और मैंने काफी कुछ जो सोशल वर्क के बारे में है वो मैंने सीखा। क्योंकि लिए जब हम लोग हमारी कॉलेज लाइफ थी तो हम लोग कुछ दो तीन सेंटर ही जानते थे कि अगर कुछ करना है तो यहाँ जाके करना है, दैट्स इट। इसके लिए कोई मतलब और तीसरा जगह हमको नहीं था कि ये वृद्धाश्रम है, यहाँ पे ये अनाथ आश्रम है, इतना ही पता था। लेकिन जब मैंने लायंस ज्वाइन किया और मैंने जब रूट्स में जाके काम करना शुरू किया तो मैंने वो एक बांध लिया कि नहीं, मुझे इसी में काम करना है। मैम कोई भी आर्टिस्ट जब अपना काम करता है तो उसकी जो अपेक्षा होती है वो पैसे नहीं होते, वो रिकग्निशन होता है कि उसके काम को लोग सराहें, उसके काम की तारीफ करें। जब मैम कोई तारीफ देने वाला नहीं मिलता तो कई बार लोग अपने आप को ही तारीफ करते थे कि क्या काम किया, वाह मजा आ गया। तो मैम आपके साथ भी कभी ऐसे सिचुएशंस रहे जहां पर आप के काम को अप्रिशिएट नहीं किया गया लेकिन आपने सेल्फ अप्रिसिएशन दे दिया? सेल्फ अप्रिसिएशन तो मैंने शायद अभी तक नहीं दिया है, लोगों ने दे दिया, लेकिन ये मैं खुश नसीब समझती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को नहीं जानती थी, ऐसे ऐसे लोग मेरे से जुड़े। आकाशवाणी की यहाँ की डायरेक्टर थी, उनको किसी ने बताया कि मैं इस तरह साड़ी बनाती हूँ। कोई इंटरव्यू देने मेरा क्रिएशन पहन के कोई इंटरव्यू देने पहुंचा तो उनको उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया, मैडम आप पहले बताइए आपने ये साड़ी कहाँ से बनाई जी, या कहाँ से खरीदी। तो जो मेरी फ्रेंड थी वही वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई हुई थी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, मेरी फ्रेंड है और वो शी इज अ वेरी क्रिएटिव। तो इस तरह से मेरा माउथ टू माउथ जुड़ता गया। लेकिन मैं ये बीच में थोड़ा टाइम ऐसा हुआ कि मुझे सोशल वर्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मतलब क्रिएट हुआ, या अपॉर्चुनिटीज बोलेंगे उस तरह से आना शुरू हुआ। तो मैंने जैसे ये जो है अपना लायंस क्लब जुड़ा हुआ था, तो मैं बंगाली कम्युनिटी से हूँ, तो बंगाली कम्युनिटी में हमारा एक सर्कल है, वहाँ भी ये शुरू हुआ कि हम लोग क्यों नहीं कुछ कर सकते। तो वहाँ पे 2007 में हम लोग 50 लेडीज लेके, जो नागपुर बंगाली एसोसिएशन, नागपुर बंगाली एसोसिएशन नहीं बोलूंगी मैं,
त्रिमूर्ति नगर सांस्कृतिक संघ है, वहां से हम 50 लेडीज मिलकर हम लोगों ने एक गरिमा महिला समिति हमने शुरू किया और आज उसको 16 साल हो गए और वो बड़े जोर शोर से काम कर रही है। आपको न्यूज़पेपर में हमेशा येलो साड़ी में आपको हर तीसरे महीने में इनके प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और रूट्स में जाके काम करती है। मैं वहाँ की फाउंडर सेक्रेटरी थी और अभी भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग भी और रूट्स में जाके काम कर रहे हैं। मैम, कोविड के दौरान बहुत सारे लोग समाज सेवा कर रहे थे, तो क्योंकि मैंने राज की बात ये शो उसी दौरान शुरू किया तो मेरी मुलाकात भी होती रहती थी। तो मैम, एक महिला से मेरी मुलाकात हुई, उनका मैंने इंटरव्यू लिया और ऐसी बात करते करते जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप समाज सेवा क्यों कर रही हैं, तो उनके मुंह से अब गलती से निकल गया या उनके मन में था, उन्होंने कहा कि जब सरकार और प्रशासन अपना काम बराबर नहीं करते तब लोगों को रास्ते पे उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, अपना योगदान देना पड़ता है। मैम, आप ये मानती हैं? जी, मैं थोड़ा सा इसके साथ सहमत नहीं हूँ। बात ऐसी है कि प्रशासन, देखिए हम अगर नागरिक है, हम हमारे भारतवर्ष के नागरिक है तो हमारी भी काफी जिम्मेदारियां वैसी ही बनती है। हम हमेशा प्रशासन पर भरोसा करके नहीं रह सकते, हम उन पर गुस्सा नहीं कर सकते। और मैंने जो पहले आपको बोला कि रूट्स में जाके काम करना, आपने कोविड की बात करी, मैं आपको बताती हूँ, मैं 10 साल से नागपुर महिला क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ। आप उनको जानते हैं, जो आप ऑरेंज सिटी की बात कर रहे हैं, वहीं से वो चलता है। तो वहां पे जाके भी मुझे काफी सीखने को मिला। तो हमने कोविड में वहाँ हम लोग रेड लाइट एरिया में गए, जब पूरा फुल लॉकडाउन था तब भी हमने उनको बेबी फूड्स प्रोवाइड किए। वहां जाके जब हमने देखा तो ये ऐसा लग रहा था हमको कि नहीं, रूट्स में जाके ही काम करना है, क्योंकि लिए जरूरतें सब कुछ हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भी काफी लिमिटेशंस होती है जी। इसीलिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना के या ऑर्गेनाइज होके काम करना बहुत जरूरी है समाज के लिए। तो फिर वो चाहे आप किट्स देना हो, जो ग्रोसरी किट्स है वो भी दिया हमने। जो संस्था में हमने काम करती हूँ वो हर संस्था ने ये किया हुआ है। कोविड में बहुत अच्छा काम हुआ है। मैम, क्या आप मैं पूछूंगा नहीं आपसे, लेकिन क्या आप एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखती है? जैसे कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सा नेता सही है, ये आप सोच रखती हैं? अगर मैं पूछूंगा नहीं आपसे, पार्टी की बात अगर करते हैं ना, तो जैसे मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा बॉटअप जो हुआ है, हमारे घर में पूरा कांग्रेसी वातावरण। चलिए, आप बोल दिया। मेरे पिताजी कांग्रेस ट्रेड यूनियन के लीडर थे, ठीक है। तो घर में वो वातावरण था, पूरा व्हाइट खादी वाला, ठीक है। जब मैं शादी होके आई, मैं पूरा कम्युनिस्ट, पूरा कम्युनिस्ट। देन जब मैं आपको बोली कि मैं नागपुर पहुंची, नागपुर में आने के बाद जब हमारा बिजनेस थोड़ा सेटल होने लगा, हस्बैंड ने एनसीपी ज्वाइन कर लिया था जी। तो इस तरह से जुड़ता गया, लेकिन मैं हमेशा इस चीजों से बिल्कुल दूर थी। तो मतलब मैं अपना खुद का मत रखती थी और मैंने मैं कैंडिडेट देख के ही मैंने वोट्स किए थे। मैम, लोगों ने कैंडिडेट देखना चाहिए कि पार्टी देखना चाहिए? मुझे लगता है कि कैंडिडेट बहुत जरूरी है, उसकी योग्यता देखनी चाहिए जी, क्योंकि लिए पार्टी का तो हमेशा उनका सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर कैंडिडेट को वो इंटरेस्ट नहीं है तो बड़े से बड़े पार्टी को भी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। मैम, अब क्योंकि बहुत सारा समाज सेवा आप कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ी हैं, आपका जो आर्ट के प्रति जो प्रेम है वो भी एक तरफ शुरू है, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी ले ली उन्होंने, आपके हस्बैंड भी एक क्वालिटी टाइम आपके साथ बिता रहे हैं। मैम, अब आगे क्या है, क्या करना है? एक्चुअली 6 साल पहले अचानक से, मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारे घर में, दोनों घरों में, ससुराल में भी मैके में भी, हम लोग सभी लोग स्पिरिचुअली है, लेकिन मेरा थोड़ा पहले से थोड़ा ज्यादा मतलब झुकाव था यहाँ से। मैं अपना सब ये जो जितने एक्टिविटीज आप बताई उसके साथ में ही मेरा घर में मंदिर है और उसमें मतलब मैं काफी मेरे मतलब मुझे जितना जमता मैं उतना करती थी जी। तो अचानक से मैं, आपने सुना होगा प्राणी हीलिंग, उसके साथ जुड़ी जी। ये ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंटली मेरे साथ ऐसे हुआ कि किसी ने एक इंट्रोडक्शन
ऑर्गेनाइज किया था, तो मैडम आपको आना है। मैं अनमने से उस प्रोग्राम में गई थी कि मुझे किसी का मन रखना था कि उन्होंने इनवाइट किया तो चलो एक बार जाके आते हैं जी। लेकिन मेरा सबसे लाइफ का जो है टर्निंग पॉइंट था, मैं वहाँ गई और जो 1 ही घंटे का जो प्रोग्राम देखा वहाँ जाके जी। और मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया। मैंने दूसरे ही दिन वहाँ पे एनरोल कर लिया और मैं उसके सारे कोर्सेज की और मैं अभी प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलर हूँ जी। और मैंने उनका मेन इंस्टीट्यूट ऑफ जो प्राणिक हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग का जो मेन जो यूनिवर्सिटी है वो मनीला में है। मैंने वहाँ से भी आगे की जो है जो उनकी ट्रेनिंग्स है और उनके जो तो आप प्राणिक हीलिंग करती हैं अभी? या जी बिल्कुल करती हूँ। तो प्राणिक हीलिंग में बहुत आपको अपनी एनर्जीज देनी पड़ती हैं, किसी के दर्द को कम करने के लिए अपने अंदर भी वो दर्द महसूस करना पड़ता है, तकलीफ होती है जी। गुरु जी की कृपा से हमारे जो प्राणिक हीलिंग के गुरु है ग्रैंड मास्टर चो कॉक सुई, उनकी जो आशीर्वाद है और उनका जो गाइडेंस है वो हमको हमेशा हमेशा से मिलता रहता है। आपको जैसे पता होगा प्राणिक हीलिंग काम करता है ऑरा के साथ, अपने जो बॉडी के बाहर ऑरा होता है ऑरा, और हमारे जो चक्रास होते हैं उसके साथ काम करते हैं। उसके साथ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो हमारे उसमें हमारे डिफरेंट मेडिटेशंस हैं, तो हमको वो करने होते हैं। कोविड में हम लोगों ने एक दिन में 25 से 30 पेशेंट्स किए हुए हैं कोविड के। ओह माय गॉड। कोविड में मतलब इस तरह से हमको हमारे फोन पे लोगों की रिक्वेस्ट आती थी कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है मैडम कुछ कर दीजिए। मतलब जो हमने देखा है, लोगों ने तो देखा है टीवी पे। क्या प्राणिक हीलिंग से मैम सिलेंडर मिल जाता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एनर्जी जो होती है ना, यूनिवर्स की एनर्जी होती है, यूनिवर्स की एक जो एनर्जी होती है, जैसे हम आपको बहुत सिंपल में वे में बताती हूँ। हम लोग ने बहुत बचपन में सुना था, हम जब कोई नेगेटिव बातें बोलते थे तो हमारे पेरेंट्स लोग हमको बोलते थे ऐसे नेगेटिव बातें नहीं बोलना, सरस्वती कभी भी जीप पे बैठती है 24 घंटे में एक बार, तो वो सही हो जाएगी। एक्चुअली ये पूरा साइंटिफिक है कि यूनिवर्स में हम जो डालेंगे हमको वो वापस मिलता है मैक्सिमम टाइम। इसलिए जितना हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे उतना हम अच्छा रहेंगे। हमने अगर हम आप सोचोगे कि नहीं मुझे आज जल्दी जाना है, मुझे आज जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है, आप देखिए आप बराबर टाइम पे पहुंच जाओगे। ये एक यूनिवर्स आपको मतलब हमको एक एनर्जी देता है, वो एनर्जी फील करते हैं हम लोग जब ये तो मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये डिस्टेंस हीलिंग होती है, नो टच थेरेपी है। हम लोग यहाँ बैठ के अपने पृथ्वी पे कहीं पे भी हम हमारे हीलिंग्स दे सकते हैं। एनर्जीज काम करती है। यस मैम, अब आगे क्या? प्राणिक हीलिंग को आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाना है, क्या क्या करना चाहती हैं मोना जी? सबसे पहले तो मैं सेवाएं कंटिन्यू करूंगी, सोशल वर्क शुरू करूंगी, सोशल वर्क रखूंगी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सपना है कि मैं खुद का कुछ फाउंडेशन स्टार्ट कर सकूं। एक्चुअली अभी भी सेटल नहीं है, अभी भी मतलब काफी घर की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर, तो वो उस पर मैं थोड़ा सा फोकस अभी नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में है बेंगलोर में, अभी उसकी शादी हुई है, तो बहू भी आ चुकी है, तो थोड़ा वो हाफ एंड तो मेरा जिम्मेदारी हो गई है। और वेरी स्वीट बहू है मेरी, मतलब बहुत ये जो कल मेरे से ज्यादा वो ज्यादा मतलब कल से ये थी एक्साइटेड थी कि मम्मा का आ रहा है तो मैंने होना चाहिए। और मेरी बेटी जो है वो है इंटरनेशनल शेफ, वो है अभी अंटार्कटिका में, वो क्रूज में शेफ है वो, तो वो भी मतलब उसका भी एक डायनामिक ये है कैरियर है, उसको भी मुझे सेटल करना है। तो थोड़ा सा मैं 3-4 साल बाद मैं सोचूंगी, पर मैं सोचूंगी कि एक फाउंडेशन बने और बच्चों को पता होना चाहिए कि हमको भी समाज में, क्योंकि प्राणिक हीलिंग में एक चीज हमने सीखी है कि आपको आपके अर्निंग के 10% एटलीस्ट आपको 5% तो आपको डोनेट करना ही है। आपको सबसे पहले 30% बचाना है, ये भी सिखाया गया है जी। बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम बचत
भी जितना जरूरी है जी। उतना ही आपको डोनेशन भी जरूरी है। एंड डोनेशन के लिए हम ऐसे बोलेंगे, व्हाट वी गिव्स वी विल गेट इट 10 टाइम्स बैक। ओके। यस, ये हमारे मास्टर हमेशा बोलते हैं। तो ये आशीर्वाद हम मतलब आपको जिसका आपने किया शायद वहां से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जरूर यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से उसको देगा। मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर कोई जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के सुनहरे पन्ने पर यह नाम लिखा गया, मोना जाना, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा थॉट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? तो बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लिया मैं। आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, कभी सोचा ही नहीं जी। हमारे फोटो के नीचे कुछ लिखना है, ये तो कभी नहीं सोचा। पर मैम एक ऐसी चीज जिसको आप फॉलो करते हैं, ये कि खुद के लिए जियो लेकिन दूसरों को मत भूलो। खुद के लिए जियो पर दूसरों को मत भूलो। क्योंकि आपको जो चाहिए है वो दूसरों को भी चाहिए। बहुत लोग हैं जो डिप्राइव्ड है, उनको नहीं मिलता है, तो जरूर बांट के लीजिए। मैम, ये थॉट अपने आप में आपको विमेन ऑफ द ईयर बनाता, सिर्फ ये एक लाइन कि आप खुद के लिए जियो लेकिन दूसरों को मत भूलो, क्योंकि ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी खुशियों से वंचित हैं और उन्हें वो सब नहीं मिलता जो आपको मिल रहा है। आज आप अपनी सड़कों को ख़राब कहते हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां तक अभी बिजली का पहला बल्ब भी नहीं पहुंचा। तो आप कहाँ इतना कंप्लेंट कर रहे हैं? थोड़ा कंप्लेंट कम करो, लाइफ को थोड़ा सा अपने आप में पूरी की पूरी पाओ, क्योंकि जितना मिल रहा है वो भी शायद बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, अपने जीवन के वो पहलू, वो बातें आपने बताई जो मैम मुझे ऐसा लगता है अपने आप में एक बहुत मोटिवेशन है उनके लिए, जिन्हें लगता है कि वो अगर घर में एक होम मेकर बन जाएंगी, उसके बाद शायद वो कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन अगर वो आपके पद चिन्हों पर चलना शुरू करेंगी तो वो वाकई में जीवन में वो सब कुछ कर पाएंगी जो वो करना चाहते हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। क्या बात है, कभी कभार कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी वापस से देखना चाहिए। मोना जाना मैम के साथ बात करना अपने आप में एक सौभाग्य से कम नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे पहलू हैं मोना मैम की ज़िंदगी के। वो पहला पहलू जो सिर्फ पति के लिए था, हस्बैंड को हर वक्त देने के लिए था, उसके बाद परिवार को वक्त देने के लिए था। एक तरफ अपने लाइफ में कई ऐसी चीज़ें थी जो करना चाहती थी, बनना चाहती थी, लेकिन एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी आई तो उन्होंने वो भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपने सपनों को त्याग दिया। लेकिन अपने मन के अंदर की जो चाह है उसको त्यागा नहीं, उसको तो मन में रखा। जब मौका मिला तो कहते ना, मौके पे चौका मारना। मोना मैम ने मौके पे छक्का मार दिया, सीधा बॉल स्टेडियम के बाहर। वो आर्ट से जुड़ी वो उस पर्टिकुलर आर्ट से जुड़ी साड़ियों को बनाना हो, या पुरानी साड़ियों को एक नया जीवन देना हो, या फिर लोगों की मेमोरीज को तरोताज़ा करना हो, ये अपने आप में एक बहुत विशेष कला है। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। फिर उसके बाद समाज में जाकर समाज में लोगों के दर्द को समझना, उस दर्द को कम करना, सेवाओं के साथ अपने स्वयं सेवा देकर लोगों की मदद करना, ये एक अपने आप में एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है जो मोना मैम ने की। एंड तीसरा ये कि उसके बाद प्राणिक हीलिंग सीखी, दर्द को और कम करने की एक कोशिश सीखी, जहाँ पर प्राणिक हीलिंग के माध्यम से लोगों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक भी तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश मोना मैम ने की। ये जीवन के पहलू हैं, ये पहलू वो पहलू हैं जिन्हें देखकर आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर में कोई चीज़ करने की चाह है तो ईश्वर आपको वो राह बना के देता है। अगर आप वो करना चाहें तो। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि बड़ी खूबसूरत 4 लाइनें, कभी अगर राज का भी दिमाग थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, कि प्रेम
परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं मोना जाना की कहता हूं, अपने काम के प्रति समर्पण, प्रेम, भाव इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो भोजन पूरे परिवार के साथ बैठ के करती है, अपनी माँ की छोटी उंगली को पकड़ कर चलती है, अपने पिता के उसूलों को अपने जीवन के उसूल बनाकर चलती है और जीवन में हर किसी के दर्द को अपना दर्द समझकर कम करने की कोशिश करती है, तो समझिए वो मोना जाना बन रही है। जिंदा रहें। जय हिंद।